नमस्कार। तो चलिए आज समझते हैं कि भारतीय राष्ट्रवाद का जन्म हुआ कैसे। ये कोई एक दिन में हुई घटना नहीं थी, बल्कि कई अलग अलग ताकतों का नतीजा थी जो मिलकर एक बहुत बड़ी लहर बन गई। आइए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो सवाल यही है, एक ऐसा उपमहाद्वीप जहां सैकड़ों भाषाएं थीं, अलग अलग संस्कृतियां थीं, वहां के लोग अचानक खुद को एक राष्ट्र, एक देश का हिस्सा कैसे मानने लगे। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल बदलाव नहीं था, बल्कि ये लोगों की सोच में आई एक बहुत बड़ी क्रांति थी। इस बदलाव की शुरुआत हुई एक सीधे साधे टकराव से। लोगों को धीरे धीरे ये एहसास होने लगा कि उनकी जो आर्थिक परेशानियां हैं, चाहे वो किसानों की गरीबी हो या कारीगरों का काम छिनना, इन सब की जड़ कहीं ना कहीं ब्रिटिश शासन से ही जुड़ी हुई है। और ये एहसास, जैसा कि हम देख सकते हैं, किसी एक ग्रुप तक सीमित नहीं था। किसान से लेकर बड़े से बड़े पूंजीपति तक हर किसी को लगने लगा था कि ब्रिटिश राज उनके फायदे के लिए नहीं, बल्कि उनके खिलाफ काम कर रहा है। और जानते हैं, यही वो साझा दुश्मन वाली भावना थी जिसने भारत के इतने अलग अलग लोगों को शायद पहली बार एक साथ खड़ा कर दिया। अब यहां कहानी में एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ आता है। विडंबना देखिए, जिन टूल्स का इस्तेमाल अंग्रेज भारत पर अपना कब्जा मजबूत करने के लिए कर रहे थे, वही टूल्स अनजाने में भारतीय एकता की नींव रख रहे थे। इस स्लाइड में ये विरोधाभास साफ नजर आता है। एक तरफ अंग्रेजों का लक्ष्य था भारत का आर्थिक शोषण करना और यहाँ का प्रशासन चलाना, लेकिन इसका नतीजा क्या हुआ? भारत राजनीतिक तौर पर एक हो गया। रेलवे लाइनें उन्होंने अपने माल को बंदरगाहों तक पहुंचाने के लिए बनाई, लेकिन उन्हीं लाइनों पर बैठकर राष्ट्रवादी नेता एक दूसरे से मिलने लगे और विचार भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने लगे। अंग्रेजों ने भारत को प्रशासनिक तौर पर इस तरह से एक किया जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। सोचिए जरा, पूरे देश के लिए एक कानून, एक जैसी सिविल सर्विस और रेलवे टेलीग्राफ का एक ऐसा जाल जिसने दूर दराज के इलाकों को भी आपस में जोड़ दिया। और इसी नए जुड़े हुए भारत में एक नए वर्ग का जन्म हो रहा था। ये था अंग्रेजी पढ़ा लिखा मिडिल क्लास। जैसा कि इतिहासकार पर्सिवल स्पेयर ने कहा, ये संख्या में कम थे पर बहुत गतिशील थे। और यही वो वर्ग था जिसने आगे चल के राष्ट्रवादी आंदोलन की कमान संभाली। तो अभी तक तो हमने बात की कि कैसे अंग्रेजों ने अनजाने में भारत को छोड़ा, लेकिन अब कहानी का रुख बदलता है और अब बात होगी भारतीयों के अपने सचेत प्रयासों की। ये वो दौर था जब भारतीयों ने अपनी एक राष्ट्रीय पहचान बनानी शुरू की। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 169। ये 1877 तक भारत में भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों की संख्या थी। ये सिर्फ अखबार नहीं थे, ये विचारों के हथियार थे। ये अखबार सरकार की नीतियों की आलोचना करते थे और राष्ट्रवाद की भावना को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहे थे। देखिए, राष्ट्रवाद सिर्फ राजनीति का खेल नहीं है, यह मनोविज्ञान का भी खेल है। इसी दौरान कई स्कॉलर्स ने भारत के शानदार अतीत को फिर से खोजना शुरू किया। इससे अंग्रेजों का बनाया हुआ वो मिथक टूट गया कि भारतीय हमेशा से ही गुलाम और पिछड़े हुए थे। इस खोज ने लोगों में एक नया आत्मविश्वास, एक नया आत्मसम्मान पैदा किया। तो जमीन तैयार थी, राष्ट्रवाद का बारूद माहौल में फैल चुका था। अब जरूरत थी तो बस एक चिंगारी की। और मजे की बात यह है कि यह चिंगारी भी खुद अंग्रेजों की कुछ गलत नीतियों ने ही लगाई। वाइसरॉय लिटन के समय में एक के बाद एक ऐसे फैसले लिए गए जिनसे पूरे देश में गुस्से की लहर दौड़ गई। सिविल सर्विस एग्जाम की उम्र घटा दी गई ताकि भारतीय उसमें हिस्सा न ले सकें। एक तरफ देश में भयानक अकाल पड़ा था और दूसरी तरफ दिल्ली में आलीशान दरबार लग रहा था। और जब भारतीय अखबारों ने इन सब की आलोचना की तो उन पर ही पाबंदी लगा दी गई। ये सब जले पर नमक छिड़कने जैसा था। और फिर हुआ इल्बर्ट बिल विवाद। ये एक तरह का वेकअप कॉल था। जब भारतीय राष्ट्रवादियों ने देखा कि कैसे मुट्ठी भर अंग्रेजों ने एकजुट होकर सरकार को झुका दिया, तो उन्हें संगठित विरोध की असली ताकत का एहसास हुआ। ये एक बहुत बड़ा सबक था। तो इन सब घटनाओं से एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई थी, अब सिर्फ चिट्ठियां लिखने या याचिकाएं देने से काम नहीं चलेगा। और इसी एहसास ने भारत की पहली अखिल भारतीय राजनीतिक संस्थाओं के बनने का रास्ता तैयार किया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बनने से पहले ये वो कुछ बड़े संगठन थे जो पूरे देश में राष्ट्रवादी चेतना जगाने का काम कर रहे थे। और यहाँ पे उस दौर के बड़े बड़े नाम सामने आते हैं, जैसे दादाभाई नौरोजी से लेकर सुरेंद्रनाथ बनर्जी तक। ये सब इन शुरुआती कोशिशों की अगुवाई कर रहे थे। और एक और दिलचस्प बात है, इन संगठनों के काम करने के तरीके में भी बदलाव आ रहा था। शुरुआती संगठन बस छोटे मोटे सुधारों की मांग कर रहे थे, लेकिन बाद के जो संगठन बने उनका लक्ष्य बड़ा था, पूरे देश की जनता को एक साथ लाना और एक ऑल इंडिया लेवल का आंदोलन खड़ा करना। तो हमने देखा कि कैसे अलग अलग ताकतों ने मिलकर भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म दिया।
पर यह कहानी का अंत नहीं, बल्कि ये तो बस शुरुआत थी। सोचने वाली बात यह है कि जब एक पूरी कौम, जिसे अनजाने में एक किया गया और फिर जानबूझकर जगाया गया, जब वो अपनी राजनीतिक आवाज पाती है, तो इतिहास किस करवट बैठता है? इस सवाल का जवाब भारत की आज़ादी की पूरी कहानी में छुपा है।